वालेकुम। आज की इस वीडियो का नाम देखेंगे स्ट्रिंग डॉट एच के हेडर फाइल के सारे फंक्शन जिनके अंदर लोअर, अपर, कॉपी, कंपेयर वगैरह के सारे जो फंक्शन है वो आ जाते हैं। और इसके अलावा मैथ डॉट एच के भी कुछ ऐसे फंक्शन को पढ़ेंगे जो सी की लैंग्वेज के अंदर यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सी की लैंग्वेज के अंदर स्कोप क्या होता है, पेरेंट स्कोप क्या होता है, चाइल्ड स्कोप क्या होता है, सिबलिंग का स्कोप क्या होता है। और इसके अलावा आपको इफ एल्स की कुछ किसी कॉम्प्लेक्स किस्म के स्टेटमेंट भी और प्रोग्राम भी लास्ट के ऊपर दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर कमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। बेसिकली हमें स्ट्रिंग डॉट एच की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। जब हम सी के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब चार की जो डाटा टाइप यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ सिंगल करेक्टर को ही हम डिक्लेयर करवा सकते हैं। स्ट्रिंग डॉट एच एक ऐसी हेडर फाइल है जो अपने अंदर करेक्टर्स के मजमूओं को स्टोर कर सकती है और ये बाकी एस टी डी आई और कोनियों की तरह प्रोग्राम के टॉप के ऊपर ही हमेशा यूज़ होती है। लेकिन स्ट्रिंग डॉट एच के लगाने से एक ही फ़र्क आता है कि जहाँ पिछले प्रोग्राम के अंदर चार के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू को शो करवा पाते थे, यहाँ अब हम मल्टीपल वैल्यूज़ या मल्टीपल करेक्टर्स को शो करवा सकते हैं। चार के अंदर हम ए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या कोमा वगैरह को शो करवा सकते हैं, जो कि सिंगल टाइप है, क्योंकि जो चार की जो डाटा टाइप होती है वो सिंगल बाइट को ही सपोर्ट करती है। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हम हेलो वर्ड, मुदस्सिर जैसे बड़े बड़े वर्ड्स 5-6 लेटर्स 7-8 लेटर्स वगैरह को भी स्टोर ईज़िली करवा सकते हैं। ये होता है फ़ायदा स्ट्रिंग डॉट एच का। लेकिन जो चार की जो डाटा टाइप वो सिर्फ एक बाइट की होती है, 1 बाइट की, और 1 बाइट के अंदर सिर्फ एक सिंगल करेक्टर ही स्टोर हो पाता है। ये थी वजह स्ट्रिंग डॉट एच को यूज़ करने की। आज की इस वीडियो का नाम स्ट्रिंग डॉट एच के बहुत से उनको फंक्शंस को रेट करेंगे और देखेंगे कि वो फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है स्ट्रिंग CPY। CPY से मुराद क्या है? कॉपी की शॉर्ट फॉर्म को CPY कहते हैं और स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म को STR कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक जगह से जो स्ट्रिंग की जो लेटर्स हैं उनको उठाकर कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करनी है। अब यहाँ जो आप ब्रैकेट के अंदर डेस्टिनेशन के आकर 10 लिख रहे हैं, 10 देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये उसको बता रहा है कि जो डेस्टिनेशन के अंदर जो वैल्यू आ सकती है वो मैक्सिमम 10 लेटर्स तक का हो सकता है। और इसका जो सिंटैक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। आपने सबसे पहले डेस्टिनेशन लिखना होता है और फिर कॉमा लगा के सोर्स फाइल वो कि जहाँ से आपने उस स्ट्रिंग के डाटा को उठाना है, और डेस्टिनेशन वो कि वो वाला मुकाम जहाँ जाकर आपने उसको पेस्ट करना है। ये फंक्शन था STRCPY, मतलब स्ट्रिंग को कॉपी करने का फंक्शन ये था। स्ट्रिंग के सिंटैक्स को लगाने के बाद हम नीचे प्रिंटफ लगाएंगे और प्रिंटफ के अंदर हम यहाँ इसकी फॉर्मेट स्पेसिफाई जो यूज़ करेंगे वो का %s का। ये बता रहा है कि कॉपी स्ट्रिंग जो है वो %s है। और इसके बाद मैं इसको डिबग करता हूँ और ये सक्सेसफुली रन हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि वो वाला जो स्ट्रिंग थी जो सोर्स फाइल के अंदर भरी थी और वो अब डेस्टिनेशन के अंदर आकर स्टोर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग के हेडर फाइल के दूसरे फंक्शन के बारे में, जिसको हम कॉन्केटेनेशन कहते हैं। कॉन्केटेनेशन का जो मतलब होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपने दो स्ट्रिंग को आपस में जॉइन करना है। दो स्ट्रिंग्स है वो अलग-अलग भरी हुई है, दो वर्ड्स हैं जो अलग-अलग स्ट्रिंग्स के अंदर स्टोर है। अब हम इस फंक्शन के ज़रिए हम दोनों को आपस में मिला देंगे। सबसे पहले हमने एक 4 ले लिया, उसके अंदर एक हमने str1 के नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया और आगे ब्रैकेट के अंदर 10 लिखा। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 डिजिट या 10 लेटर्स तक हो सकती है। अगर आप गौर से देखें तो हेलो के 5 लेटर और वर्ड के 5 लेटर। अगर मैं इससे एक भी ज़्यादा करूँगा तो मुझे ये एरर देगा कि जो आपकी स्पेस है वो कम है। और इसका जो फॉर्मेट है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। STR लिखना है, फिर कैट से मुराद यहाँ कॉन्केटेनेटेड का शॉर्ट फॉर्म है, और आके वो वाली पहले आपने लिख देनी है स्ट्रिंग जहाँ आप उस चीज़ को जॉइन करवाना चाहते हैं। मतलब STR1 पहले आ जाएगा और कॉमा STR2 और आखिर में आ जाएगा सेमीकोलन। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि दोनों स्ट्रिंग को आपस में जॉइन कर सकती हैं। और प्रिंटफ के अंदर सेम टू सेम पिछले वाले जो फंक्शन था वैसा ही फॉर्मेट यूज़ किया गया है फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए %s। और यहाँ मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद देख लें आप वो सक्सेसफुली दोनों वर्ड्स आपस में जॉइन हो चुके हैं और नीचे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ड। अब हम स्ट्रिंग डॉट एच की हेडर फाइल के तीसरे फंक्शन की तरफ आ रहे हैं जो कि है strlen। अब len के नाम से वाज़ेह हो रहा है कि लेंथ के रिलेटेड कोई फंक्शन होगा। ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि जो स्ट्रिंग आप इसको गिवन करें, जो यूज़र से मांगें या
हम उसको प्री डिफाइन खुद से दें, ये उसकी लेंथ को कैलकुलेट करके हमें बताता है। और यहाँ हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो के बेसिकली कितने लेटर होते हैं, 5 होते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक 4 की एक डाटा टाइप लगाते हैं और वहाँ हम स्टोर करवाते हैं हेलो के वर्ड को। और उसके बाद हम एक लेंथ के वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं इंट के साथ। अभी हमने इंट के साथ लेंथ के वेरिएबल को डिक्लेयर क्यों करवाया है, वो इसलिए करवाया कि जो आंसर आएगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और मैं इसको डिबग करता हूँ, डिबग करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है कि लेंथ इज़ इक्वल टू 5। देखा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी तरीन एक फंक्शन है स्ट्रिंग का। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग डॉट एच के चौथे फंक्शन के बारे में, जो कि नाम है स्ट्रिंग CMP। CMP से बेसिकली मुराद है कंपेयर करना। इसके अंदर क्या होता है कि हम दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग ज़्यादा बड़ी है कि छोटी है। उसके अंदर भी जो रिज़ल्ट आता है उसको हम एक इंट डाटा टाइप के अंदर डिक्लेयर करवाते हैं, जो कि वो हमें वर्ड जो आंसर होता है वो एक 0 1 की फॉर्म के अंदर या नल की फॉर्म के अंदर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमने ये रिज़ल्ट को भी इंट के अंदर डिक्लेयर करवाया। उसको डिक्लेयर करवाने का मकसद ये है कि जो आंसर आएगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और फिर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसके अंदर जो str वो स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है और जो CMP है वो कंपेरिजन का है। अगर तो आंसर 0 आएगा तो हमारी एक printf की कमांड हो जाएगी कि दोनों जो स्ट्रिंग हैं वो आपस में इक्वल हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन के बाद आंसर जो है वो 0 से कम आएगा तो शो हो जाएगा कि जो स्ट्रिंग 1 है वो लेस है स्ट्रिंग 2 के। और इसी तरह अगर रिजल्ट का जो आंसर है वो 0 से ग्रेटर आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रिंग 1 जो है वो ग्रेटर होगा स्ट्रिंग 2 के। ये काम होता है str CMP का, जो कि कंपैरिजन करता है दो स्ट्रिंग को आपस के अंदर। और ये फंक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बड़े लेवल के ऊपर। अब बारी है स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर एक ऐसे फंक्शन को बनने की जो आपकी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो कैपिटल वर्ड्स होंगे उनको लोअर लेवल के अंदर चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ एक मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ड का और उसको डिक्लेयर करवाया हुआ है। अभी मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ STR LWR लोअर की शॉर्ट फॉर्म है और आप वहाँ आउटपुट देख सकते हैं कि वो कैपिटल वर्ड्स को स्मॉल के अंदर कन्वर्ट कर दी। इस तरह का एक सेम फंक्शन है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग अपर। इस फंक्शन का काम भी सेम है। अब इसका काम क्या है कि जो लेटर या लेटर्स के मजमूआ जहाँ छोटे वर्ड्स होते हैं स्मॉल लेटर्स उनको कैपिटलाइज कर देता है। इसको कहते हैं स्ट्रिंग अपर STRUP। और इसके अंदर वो वाला वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जिसके अंदर वो वाली वैल्यू है जिसको हम अपर लेटर या कैपिटलाइज करना चाहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ये स्ट्रिंग डॉट एच के सारे फंक्शंस जो कि काफ़ी ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर यूज़ हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैथ डॉट एच के हेडर फाइल के बारे में। मैथ डॉट एच की हेडर फाइल भी सेम स्ट्रिंग डॉट एच की तरह stdio की तरह कॉन्यू की तरह प्रोग्राम के टॉप के ऊपर आती है। अब इसका काम करने का क्या मकसद होता है, अब जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कोई फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने इंटर के अंदर पढ़ा था साइन के, कोस के, टेंजेंट के, स्क्वायर रूट, राउंड ऑफ का जो वो होता है, तमाम के तमाम जो फंक्शंस को हम प्रोग्राम की बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं, ये जो हेडर फाइल है उनको सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं एक एंगल लेता हूँ डबल के अंदर हम चीज़ क्यों लेते हैं, डबल की डाटा टाइप तब यूज़ होते हैं कि जब हमें एग्जैक्ट ना पता हो कि जो यूज़र जो हमें डाटा देगा वो इंटीजर की फॉर्म में देगा या फ्लोट की फॉर्म में देगा, तब हम डबल को यूज़ करते हैं। फंक्शन यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। साइन का यूज़ करना, साइन लिखना और साथ एंगल डालकर सेमीकोलन लगा के बंद कर देना। और ये बात लास्ट में याद रखिएगा कि यहाँ जो एंगल होता है वो हमेशा रेडियन के अंदर होता है, डिग्री के अंदर नहीं होता। और उसके बाद जब हमने इसको शो करवाना है तो शो करवाने का भी बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है और उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली तौर पे आपने printf की कमांड यूज़ करनी है और वहाँ साइन .2f लिखना है और उसको इक्वल टू %.2f। ये जो .2f होती है फॉर्म में स्पेसिफाई करता है कि आपने पॉइंट के बाद इतनी वैल्यूज़ को शो करवाना है। या मैंने कोड को रन किया और आप नीचे देख सकते हैं कि साइन आया और उसके आगे वो वही वैल्यू होगी जो मेरे यूज़र ने गिवन दी थी। अब जब हम printf के अंदर देखेंगे जो कॉमे के बाद जो पहले डिजिट लिखा होता है ना, पहली जो वैल्यू लिखी हुई है वो पहले जो फॉर्म में स्पेसिफायर आ रहा है वहीं आ जाएगी और जो दूसरी लिखी हुई है वो दूसरी की जगह आ जाएगी। ये है मैथ डॉट एच के साइन कोस और टेन के फंक्शन का काम, जो कि मैथमेटिकली फंक्शन को सपोर्ट करती है। अब हम रीड करेंगे मैथ डॉट एच के हेडर फाइल के अंदर बेसिक वाले और फंक्शन जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनके अंदर एक्सपोनेंट, लॉग और पावर का। अब एक्सपोनेंट, लॉग और पावर का जो फंक्शन होता है वो यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। हम वैल्यू को खुद से भी बता सकते हैं और सबके यूज़र से भी ले सकते हैं।
अब जो एक्सपोनेंट है उसके अंदर एक्स का सिंपल एक्स एक्स ई एक्स पी लगाना और आगे ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू लिख देनी है जिसका हम एक्सपोनेंट निकालना चाहते हैं। लॉग वैल्यू के अंदर भी लॉग का फंक्शन लगाना और अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख देना है या वो वैल्यू का सिंबल या वेरिएबल डालना है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन पावर वाले के अंदर क्या होता है कि पावर वाले के अंदर हम पहले एक्स लिखते हैं, वो वैल्यू जिसकी पावर आएगी, जिसके ऊपर पावर आएगी, वो वैल्यू जिसके ऊपर पावर आएगी मतलब बेस वो पहले लिखेंगे एक्स और कोमा के बाद वाई, वो चीज़ जो उस बेस की पावर बनेगी। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, डिबग किया और डिबग करने के बाद आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा और ये आंसर आ गया एक्सपोनेंट 7139 और ये 2 डिजिट तक क्यों है क्योंकि मैंने वहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर परसेंटेज के साइन के बाद 0.2 लास्ट में लगाया हुआ है। अगर मैं 0.2 वहाँ से ख़त्म कर दूंगा ये मुझे 5 से 8 डिजिट के अंदर आंसर देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 0.2 के अंदर ही आंसर आए। और लेफ़्ट साइड पे इक्वल के दे सकते हैं, वहाँ भी मैंने 0.2 लगाया हुआ है। वो भी लगाने का मकसद यही है कि जो आंसर है वो मेरा 0.2 तक आए। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के फंक्शन के बारे के अंदर। स्क्वायर रूट का फंक्शन भी मैट और एच के अंदर यूज़ होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SQRT के साथ। और जिसका भी निकालना होता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर एक्स के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 15 का निकालना है तो नीचे आंसर आप 4 दे सकते हैं। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आई है, वो क्यों आ रही है क्योंकि मैं ऊपर 0.2 लगा रहा हूँ। अगर मैं वो एंड कर दूँगा तो ये भी मेरी तरफ से एंड हो जाएगा। अब अगला जो फंक्शन है मैट डॉट एच के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक फंक्शन है। ये फंक्शन है सील का। सील सील से बना होता है सीलिंग। सीलिंग किसी भी घर के अंदर या किसी भी रूम की सीलिंग टॉप के ऊपर होती है। अब ये फंक्शन क्या करता है कि जो यूज़र इसको एक फ्लोटिंग वैल्यू देता है, ये उसकी अपर तरीन जो नज़दीक तरीन जो इंटीजर वैल्यू होती है ना वहाँ तक इसको खुद राउंड ऑफ कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 3.2 दी है तो अब इसकी वैल्यू राउंड ऑफ करके 4 तक ले जाएगा अपर तरीन, क्योंकि सीलिंग है ना, सीलिंग हमेशा ऊपर होती है तो ये अपर तरीन तक उसकी वैल्यू को ले जाएगा। इसको मैं डिबग करके रन करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ देखना 3.2 को ये कन्वर्ट कर अब मुझे जो आंसर देगा वो 4 आ जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं इक्वल के से पहले वाला जो है वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और इक्वल के बाद वाला जेड रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इसका जो रेसिप्रोकल वाला है वो है फ्लोर। अब फ्लोर नीचे होता है। अब यहाँ जो वैल्यू दी हुई है 3.8 फ्लोटिंग अंदर, ये इसकी निचली तरीन जो पास तरीन इसकी जो नियरेस्ट होगा ना टीचर का नंबर जो कि 3 बनता है, ये उसको रिप्रेजेंट कर देगा। ये थे मैट डॉट एच के सारे फंक्शन जो कि सी की लैंग्वेज के अंदर मोस्टली तौर पर यूज़ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा तौर पर यूज़र्स इसको यूज़ करना चाहते हैं। मैं आपको गाइड करता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। सी की लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट का काफ़ी ज़्यादा दखल अमल होता है जब हमें पता नहीं होता है कि कौन सी कंडीशन ट्रू होगी और कौन सी कंडीशन फॉल्स होगी, तब हम कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो 3 तरह की कंडीशन पे ऊपर बेस कर रहते हैं। एक होता है इफ़, एक होता है इफ़ एल्स और एक होता है इफ़ एल्स इफ़। इफ़ तब होता है जब हमें एक कंडीशन रन करनी हो, इफ़ एल्स जब हमें 1 या 2 करनी हो और इफ़ एल्स इफ़ बहुत ज़्यादा यूज़ करनी हो। अब इस वाले जो प्रोग्राम आपके सामने जो गिवन दिया हुआ है इसके अंदर जो यूज़र है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देता है। कहता है कि अगर एज 0 और 1 के बीच में हो तो आपने इन्फरेंट प्रिंट करवाना है। अगर जो एज है वो 2 या 5 के बीच में हो तो टोल्डर प्रिंट करवाना है। और अगर एज जो है 6 से ज़्यादा है या 12 के बीच है तो चाइल्ड प्रिंट करवाना है। इस तरह मल्टीपल किस्म की कंडीशन थी जो कि एक साथ परफॉर्म करना मुमकिन नहीं है किसी भी दूसरी कंडीशनल के अलावा यूज़ किए जाने वाले स्टेटमेंट्स के अंदर। तो मैं एक कंडीशनल यूज़ करता हूँ और यहाँ मैं सबसे पहले एक चीज़ सिखा देता हूँ। वो होते हैं 2 ऑपरेटर्स। एक होता है एंड ऑपरेटर जिसको मैं डबल ये जो साइन है एंड का साइन इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है और का। और को रिप्रेजेंट करते हैं हम 2 स्ट्रेट लाइन के साथ। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि वो या तो लेफ़्ट वाली कंडीशन सही हो जाए या राइट वाली कंडीशन, जबकि एंड क्या कहता है कि दोनों कंडीशन का सही होना लाजमी है। अगर ए 0 के बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, उसके साथ साथ ए 1 से छोटा भी होना चाहिए और 1 के इक्वल भी होना चाहिए। मैं एक रेस करके आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इफ़ लिखा, फिर कंडीशन दी ये थी कि जो यूज़र है या तो 0 साल का होना चाहिए या वो 1 साल का होना चाहिए या इसके बीच का होना चाहिए। तो मैंने ये कंडीशन ये लगा ली कि ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड ए इज़ स्मॉलर दैन इक्वल टू 1। या तो वो 0 से ग्रेटर होगा या वो 0 के इक्वल होगा, और अगर है ऐसा तो उसके साथ साथ वो 1 से छोटा भी होगा या 1 के इक्वल भी हो सकता है।
समझ आ रही है ना। जैसे कि एक इंसान 0 से बड़ा है, 3 या 4 महीने का है, वो 3-4 महीने के साथ साथ 1 साल से छोटा भी तो है ना। दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। या मैंने नीचे लिख लिया प्रिंटफ के अंदर टोल्डर। इसी तरह मैंने एक और वहाँ कमांड यूज़ की, उसको मैंने कहा एल्स इफ के अंदर मैं कह रहा हूँ कि ए जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है 2 के, और उसके साथ साथ ए जो है वो छोटा है या इक्वल है 5 साल के अंदर। अभी एक ऐसा बच्चा जो कि 2 साल से बड़ा है, ज़ाहिर बात है वो 5 साल से तो छोटा होगा, सिंपल ही बात है। और ये जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब मैं प्रिंटफ करवा रहा हूँ इन्फरेंट की। समझ आ रही है आपको? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही हो कि ये कैसे सेंटेंस के कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं। इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। सिंपल सी के अंदर सारा का सारा काम होता है लॉजिक बिल्डिंग का। अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग मजबूत है तो आप अच्छा कर सकते हैं। इनका मैंने गलती कर दी, ऊपर इन्फरेंट आना है और नीचे रोल्डर आना है, क्योंकि ये असाइनमेंट है तो हम गलती नहीं कर सकते। और आखिर में लगाना, सेमीकोलन लगाना मत भूलें। डिबग किया और यहाँ 2 एरर मुझे बता रहा है, और एरर क्या है, मैंने यहाँ प्रिंटर के आगे सेमीकोलन नहीं लगाया। देखा, छोटा छोटा एरर भी आपके प्रोग्राम को ख़राब कर सकता है। मैं दोबारा डिबग करता हूँ। डिबग एनीवे, ये कभी कभी एरर आता है, इसको आप एनीवे करके डिबग कर लिया करें। अब उसने कहा कि एंटर योर एज, मैं एज एंटर करता हूँ यहाँ 5 ईयर्स। तो उसने कहा कि आप टूलर है। अब देखा कि किसने कितना लंबा काम मेरे लिए ईजी कर दिया। 100 साल के बंदों का रिकॉर्ड ये 5 या 10-20 लाइनों के अंदर अपने अंदर रिकॉर्ड कर दिया। ये होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जहाँ के कंडीशनल चीज़ों को मुख्तलिफ़ कंडीशन के लिहाज से मैनेज किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्कोप के बारे में कि स्कोप क्या होता है और ये सी की लैंग्वेज के अंदर स्कोप का क्या रोल होता है। स्कोप बेसिकली हम कहते हैं कि लाइफ टाइम होती है स्टेटमेंट्स की, जो कि उसके बाद एंड हो जाता है। किसी भी चीज़ की लाइफ जो होती है वो उसके दायरे के अंदर होती है। अगर वो चीज़ उसके दायरे से बाहर निकल आए तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जैसे एक मछली है, उसकी जो ज़िंदगी हयात है वो सिर्फ़ उसके तालाब या समुंदर के अंदर है। इस तरह जब वो उससे बाहर जाएगी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह सी के अंदर कुछ टाइप के स्कोप्स होते हैं। उनमें एक पेरेंट स्कोप होता है जो कि मेन ब्रैकेट्स का होता है। ये देख रहे हैं ऊपर येलो ब्रैकेट और नीचे भी जो येलो ब्रैकेट है, ये सारे का सारा पेरेंट का एक स्कोप है। उसके बाद आ जाता है चाइल्ड और सिबलिंग का। पेरेंट के अंदर सारा का सारा प्रोग्राम आ जाएगा। चाइल्ड के अंदर पेरेंट के बाद जो अंदर आने वाले हैं सारे के सारे जो भी स्कोप्स हैं वो आ जाएंगे। अब इतना मज़े की बात ये है कि जो पेरेंट की चीज़ है वो सारे के सारे चाइल्ड आपस में यूज़ कर सकते हैं। सिबलिंग्स भी आपस में यूज़ कर सकते हैं पेरेंट की चीज़। एक बाप है, उसके आगे 10-12 औलादें हैं और वो 12 औलादों का रिश्ता आपस में गया, वो आपस में बहन भाई हैं। इसे देखते हैं जो पर्पल रंग की जो ब्रैकेट्स हैं ये हैं चाइल्ड स्कोप्स। इसका स्कोप सिर्फ इन ब्रैकेट तक है। अगर तो कमांड सच होगी पहले वाली, उसके नीचे जो भी प्रिंट एफ लगा वो रन हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं कमांड सच, तो वो कमांड बिल्कुल भी रन नहीं होगी और वो उसका जो स्कोप है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो लाइफ है वो एंड हो जाएगी। अब ऊपर हम देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है ए का। अब वो जो ए का वेरिएबल है वो नीचे हर चाइल्ड यूज़ कर रहा है, लेकिन किसी भी चाइल्ड की जो प्रिंट एफ है या कोई भी जो कमांड है वो पेरेंट के अंदर यूज़ बिल्कुल नहीं हो सकती। या अगर हम यहाँ प्रिंट एफ टोल्डर को उठाकर सीधा सबसे एंड पे ले आए पेरेंट वाली डायरेक्टरी के अंदर, तो वो एक एरर जनरेट कर देगा कि भाईजान ये है किधर, मुझे नज़र नहीं आ रही। और हर जो चिल्ड्रन है उसका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है, सिबलिंग का, वो भी एक दूसरे की जो वेरिएबल्स हैं उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। उस तरह ये एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर जो हमें हॉवर्स को सेकंड के अंदर चेंज करना था, तो हम उस सेकंड्स को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद ये वाला प्रोग्राम है जिसके अंदर सिंपल इफ एल्स वाली लगी हुई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। और ये वाला प्रोग्राम कुछ किस्म का ट्रिक है कि हम यूज़र से कोई वैल्यू लेते हैं और यूज़र जो भी एंटर करेगा हमें उसका एस की कोड बताना है। एस की कोड क्या होता है? एस की कोड ये होता है कि जो सी है वो हमेशा जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है वो 0-1 की होती है। और जब यूज़र उसको C-A-B देता है तो उसको पहले वो अपने एक एस की कोड के अंदर चेंज करता है और बाद में इसको कन्वर्ट करके हमें दिखाता है। इसको कहते हैं आस्की कोड। इस वक्त जो बेसिक आस्की कोड्स हैं वो 256 के आसपास हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमने एक करैक्टर को डिक्लेयर करवाना है। फिर एक हम प्रिंटफ चलाएंगे जिसके अंदर हम कहेंगे कि जो एक करैक्टर को एंटर करो।
ब्लैक स्लैश टी से मुराद है कि 5 गैप्स आ जाएंगे, 5 जो करेक्टर का गैप आ जाएगा, उसके बाद जाके वो प्रिंट होगा। फिर स्कैनएफ के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाते हैं %c और वहाँ में एंड सी के अंदर उसको शो करवाते हैं। अब यहाँ प्रिंट एफ के अंदर क्या कहते हैं कि मैं कहता हूँ आस्की कोड ऑफ %c इस %d। जो पहला जो %c है ये उस 4 इस करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमने यूज़र से मांगा है। और उसके बाद जो %d है ये उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमने आंसर शो करवाना है, जो कि आस्की कोड हमें बताएगा। और वीडियो क्लास के अंदर हम बात करेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट तरह की डाटा टाइप्स होती हैं जो कि कंपाइलर को बताते हैं कि डाटा, ये जो डाटा टाइप है किस किस्म के डाटा को अपने अंदर शो करेगा। इन जो है मोस्ट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है पॉइंट होती है वो अपने अंदर 4 बाइट्स के डाटा को स्टोर करती है। 4 बाइट्स कितना होता है, एक जो बाइट होता है वो होता है 8 बिट्स के इक्वल, मतलब ये होता है अपने अंदर 32 बिट्स को स्टोर कर सकता है। और उसके बाद शॉर्ट 2 बाइट्स को यूज़ कर सकता है, और जो लॉन्ग है वो 4 से लेकर 8 बाइट्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और जो 4 है वो सिर्फ 1 बाइट को स्टोर कर सकता है, सिर्फ सिंगल करेक्टर, वो ABCD कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा फ्लोटिंग नंबर वाले भी कुछ करेक्टर्स आ जाते हैं जिनके अंदर फ्लोट होता है। फ्लोट क्या करता है, पॉइंट वाली फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है अप टू 4 बाइट्स। 4 बाइट्स से मेरा आता है क्या है, 32 बिट्स तक की वैल्यू को ये अपने अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है। 32 बिट्स से मुराद 2 की पावर 5। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको लाजमी याद होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे डबल की। डबल भी एक प्रीसाइज तरीका होता है फ्लोटिंग जो डेसिमल पार्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का। और यहाँ लेकिन डाटा जो होता है वो 8 बाइट्स तक रिप्रेजेंट हो सकता है। इनकी प्रोसेसिंग का लिहाज सारा कुछ IP प्रोसेसर के ऊपर होता है, IP रजिस्टर के ऊपर होता है। जितना ज़्यादा IP रजिस्टर पावरफुल होगा उतनी ज़्यादा इनकी प्रोसेसिंग की स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन इनका जो डाटा जो स्टोर होता है वो हमेशा सेम रहेगा। इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, 4, फ्लोट, डबल, ये मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो डाटा टाइप्स हैं सी के अंदर वो यही हैं, और इनके अलावा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट इससे क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है इन सब्जेक्ट के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई